हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यानास एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज अगेन हमारी हाइब्रिड क्लास रहेगी। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं, इट विल बी असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट बाय लर्निंग। तो इन सब का डिफरेंस देखेंगे, प्लस असेसमेंट क्या होती है और इवेल्युएशन क्या होती है वो हम समझेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, करें स्टार्ट। तो कितना हो गया हमारा अभी, कितना रिकॉल करो। ये हो गया था सारा। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी, सोशलाइजेशन, पियाजे, कोलबर्ग कॉन्सेप्ट्स, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल डायमेंशनल लैंग्वेज एंड थॉट, डन। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, डन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस लास्ट में हो गए हमारी लास्ट क्लास में। तो अभी हम पढ़ेंगे डिस्टिंक्शंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो सिलेबस वाइज चल रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट इज असेसमेंट। व्हाट इज असेसमेंट, हम इवेल्युएशन और असेसमेंट को इंटरचेंजेबली बेसिकली हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। क्या डिफरेंस है दोनों वर्ड्स में, कोई बताएगा? एक यूनिट का नहीं बोल सकते, ठीक है, एक यूनिट का नहीं, वी कैन से इट इज इन बिटवीन या ड्यूरिंग द लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट तो देखो बेसिकली क्या होता है कि असेसमेंट हम किस लिए यूज करते हैं कि हमने बच्चे को एक प्रॉपर रिपोर्ट दी कि आपकी प्रोग्रेस कहाँ पर है। देन विल प्रोवाइड अ फीडबैक कि आप ऐसे ऐसे करके इसको ठीक कर सकते हो। वी प्रोवाइड देम अ, मतलब हम उन्हें एक एरिया प्रोवाइड करते हैं, एक बेसिकली जो आपका ऐसा एरिया होता है, बफर जोन नहीं होता, दैट यू कैन डू बेटर। ठीक है, यू कैन डू बेटर। तो वो आपका किस में आता है, असेसमेंट में आता है, जिसमें हम कोई पर्टिकुलर इवेल्युएशन नहीं देते। लेकिन जब हम बात करते हैं इवेल्युएशन की, ठीक है, इवेल्युएशन क्या होगा, वो फाइनल जजमेंट होती है। जैसे रिजल्ट आ गया 1 साल का, वो आपका क्या हो गया, इवेल्युएशन हो गया। असेसमेंट क्या होगा आपका, जो आपके मंथली टर्म एंड चलेंगे। हाँ, यूनिट टेस्ट काइंड ऑफ थिंग जो आपकी हो गई, वो किस में जाएगा, आपका असेसमेंट में। सो इसे यूनिट ये नहीं बोल सकते कि यूनिट वाइज चलेगा। अच्छा, आपने बोला यूनिट बेस्ड, एक यूनिट का बोला था शायद। एक यूनिट का नहीं, इट विल बी लाइक कि आपका एक पर्टिकुलर टाइम पे ड्यूरिंग द लर्निंग हम कर लेते हैं। ठीक है। सो असेसमेंट में इवेल्युएशन में जो मेजर डिफरेंस है वो आपका क्या है कि असेसमेंट एक स्कोप देती है इम्प्रूवमेंट की। ठीक है, कोई जजमेंट पास नहीं करती है। असेसमेंट क्या देती है, एक स्कोप देती है इम्प्रूवमेंट की। लेकिन इवेल्युएशन क्या करता है, वो स्कोप नहीं देता। वो क्या करता है, जजमेंट प्रोवाइड कर देता है। सिमिलरली इवेल्युएशन की जहाँ हम बात करेंगे, ठीक है, उसे हम समेटिव भी बोलते हैं, समेटिव इवेल्युएशन। तो उसमें क्या होता है आपका, बेसिकली आपकी अथॉरिटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो जाएगी, फादर मदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। देन आपका एक प्रॉपर एक जजमेंट पास कर दी जाएगी, आइदर फेल और आइदर पास, या आपके इतने मार्क्स हैं या आपकी परफॉर्मेंस है, दिस इज इट। वहाँ पे बच्चे के पास एक इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं है। लेकिन असेसमेंट में द जो आपका बच्चा है उसके पास क्या है, एक असेसमेंट क्या कहते हैं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप रहेगा। ठीक है। सो असेसमेंट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड मेकिंग जजमेंट ऑन अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक कंटेंट एंड हिज एबिलिटी टू यूज इट। अब हम इसे क्या कहते हैं, जैसे दो तरीके का हमारा होता है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, एक समेटिव असेसमेंट होता है ना। समेटिव इवैल्यूएशन भी हम उसे बोल देते हैं असेसमेंट का। तो समेटिव असेसमेंट जो आपका होता है वो होता है टर्म मतलब एंड वाला। ठीक है। सिमिलरली जो फॉर्मेटिव होता है, दैट कम्स अंडर द असेसमेंट काइंड ऑफ थिंग। असेसमेंट एज अ वर्ड व्हाट सेज कि आप एक बच्चे की क्या एबिलिटीज हैं उनको एसेस करना। ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या होगा कि हम फीडबैक देंगे, इंप्रूवमेंट का स्कोप देंगे। सबमेटिव में क्या होगा, इंप्रूवमेंट का स्कोप नहीं मिलेगा। ठीक है, सबमेटिव इवैल्यूएशन भी बोल सकते हैं उसे हम। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो हम पहले बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। ठीक है, अब टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले आपका होता है डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक इज रिगार्डिंग जो आपका बच्चे का पहले ही होगा कि बच्चे का लेवल क्या है। आजकल स्कूल्स में टेस्ट होते हैं, तो वो आपका क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें ये देखते हैं कि बच्चे का अभी लेवल क्या है या बच्चे की किस एरिया में ज़्यादा एक्सपर्टीज जा सकती है, बच्चा किस एरिया में स्ट्रांग है, किस एरिया में वीक है। वो आपका किसके अंडर आता है, डायग्नोस्टिक। बेसिकली हम बच्चे की स्किल्स, नॉलेज और उन सबको डायग्नोस कर रहे हैं कि वो एग्जिस्टिंग लेवल पे कितना है, विदाउट प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ लर्निंग। वो क्या है आपका, डायग्नोस्टिक। देन स्पीकिंग अबाउट द फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव में एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस स्लाइड कि क्या होगा फॉर्मेटिव में, एक बार सिखाएंगे, फिर देखेंगे क्या रिजल्ट है, क्या इम्प्रूवमेंट है, फिर हम उसे
इम्प्रूवमेंट का स्कोप देंगे इवेल्युएशन के बाद। तो वो आपका किसके अंडर आएगा, जो आपका लर्निंग के टाइम पे थ्रू आउट द टाइम धीरे धीरे आपका क्या हो साथ के साथ चलता रहेगा। देन सबमिटिव की बात करते हैं। सबमिटिव में क्या होगा, समेटिव असेसमेंट में जो आपका फाइनल वाला जाता है, जो आपकी फाइनल इवेल्युएशन जो होती है उसको हम समेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट इज ऑल अबाउट कि मेजरिंग द लेवल या मेजरिंग द स्किल्स। अब वो लेवल हो सकता है आप बाद में मेजर करो, हो सकता है पहले मेजर करो, हो सकता है ड्यूरिंग द लर्निंग मेजर करो। असेसमेंट इज ऑल अबाउट मेजरिंग द थिंग। ठीक है, देन सबमिटिव में क्या हो गया, एंड में होगा। एंड रिजल्ट जो स्टूडेंट का आता है वो आपका किस में आ जाएगा, सबमिटिव में, जिसमें हायर अथॉरिटीज इंक्लूड हो जाएंगी, जजमेंट आ जाएगी, कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप बच्चे के पास नहीं होगा। देन नॉर्म रेफरेंस्ड। अब जैसा कि यहाँ पे डायग्राम भी दिखा रहा है, नॉर्म रेफरेंस क्या है आपका, तुलना में है। क्या है, तुलना, कंपेरेटिव जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्म रेफरेंस का मतलब क्या होगा, बेसिकली जैसे आपके बहुत सारे बच्चे हैं 10th के, उनका एक पर्टिकुलर लेवल है कि 10th के बच्चों को इतनी तो चीज़ आनी ही चाहिए। ठीक है, और उनका एक एवरेज हमने निकाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा, नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, कंपेयर टू अदर, बेसिकली जो परसेंटाइल वाला मैं फिनोमेना बताती हूँ। परसेंटाइल क्या होता है, कंपेरेटिव होता है, परसेंटेज नॉन कंपेरेटिव। सेम थिंग, नॉर्म रेफरेंस क्या है, कंपेरेटिव है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। जो नॉर्म्स बनाई गई है, नॉर्म्स किनको देख के बनाई गई है, पूरी एक जो उनके लेवल पे जो बाकी की पॉपुलेशन है उनका एवरेज लेके हम बनाते हैं नॉर्म्स। ठीक है, कि एक 10th क्लास का बच्चा है उसको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, नॉट बिटवीन द स्टूडेंट, इट्स अबाउट बी, मतलब एक आपने पर्टिकुलर, सपोज एक 10th का बच्चा है। ठीक है, अब 10th के बच्चे को कितनी नॉलेज आनी चाहिए आपके हिसाब से, हम कहेंगे कि उसका 33 मार्क्स आने ही चाहिए, जो आपका ये नॉलेज था 33% या 40% जो भी है उसे स्कोर करना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हमने किस हिसाब से बनाई, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो एवरेज स्टूडेंट हैं उनके उतने आ रहे हैं। ठीक है, 50 मार्क्स या 40 मार्क्स जो भी है वो आपके मिनिमम नीडेड है। तो ये क्राइटेरिया किसने सेट किया है, नॉर्म रेफरेंस्ड हो गया। ठीक है, क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस्ड हो गया। जैसे हम साइंस क्या कहते हैं परसेंट, क्या कहते हैं, जो रिजल्ट आपका आता है वो आपका परसेंटेजेस में आता है। अभी कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ क्या होती है, नॉर्म रेफरेंस्ड होती है हमेशा, क्योंकि कट ऑफ जो होती है वो आपकी ऑन द स्पॉट डिसाइड होती है। सिमिलरली अगर हम बात करें क्राइटेरिया रेफरेंस की, तो जैसे अब सीटेट है, सीटेट में आपका क्राइटेरिया है कि दैट यू हैव टू स्कोर 90 मार्क्स। तो ये क्या है, ये क्राइटेरिया रेफरेंस है कि आपने बोल दिया इफ़ यू आर डन विद 90 यू आर ओके विद इट। ठीक है, लेकिन नॉर्म रेफरेंस क्या है, जो बाकी के एग्जाम्स है जिसमें कट ऑफ है, DSSB में कट ऑफ है, तो वो क्या हो गया, नॉर्म रेफरेंस। उसमें हम कंपेरेटिव देख रहे हैं कि कितने बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम नेट की बात करें, वो भी नॉर्म रेफरेंस है। 100% बच्चे देते हैं, जो उनका 6% आपका नेट निकलता है, और उसका जो 6% होता है 6 का, वो आपका JRF देते हैं उन्हें। तो मिनिमम परसेंटाइल आपको नेट निकालने के लिए कितनी चाहिएगी, 94। 94 परसेंटाइल कम होती है, आप एवरेज से कितना वो, बहुत ज़्यादा। तो वही चीज़ है, वो क्या आ गया आपका, नॉर्म रेफरेंस। तो कट ऑफ्स आर बेसिकली फॉर व्हाट, नॉर्म रेफरेंस। जो आपके ही एज पे, आपके ही लेवल पे जो लोग होते हैं, जो उनको ध्यान में रख के उनका एवरेज निकाल के बनाई जाती है, दैट इज नॉर्म रेफरेंस्ड। ठीक है, देन क्राइटेरिया क्या होगा, जो विदाउट एनीथिंग आपने क्राइटेरिया दे दिया है कि इफ़ यू क्रॉस दिस इट्स ओके। जैसे आपका 90 वाला जो आपका सीटेट का है, तो दैट कम्स अंडर द क्राइटेरिया एंड इट कम्स अंडर द नॉर्म रेफरेंस। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे क्राइटेरिया, तो 33 आपका क्राइटेरिया में ही आ जाएगा कि 33 पासिंग मार्क्स है ना, तो क्राइटेरिया में ही आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज और परसेंटाइल वो सारा उसमें चला जाएगा। परसेंटाइल इज बेसिकली नॉर्म रेफरेंस। देन इंट्रिम बेंचमार्क। अब इंट्रिम बेंचमार्क क्या है, ये आपका पीरियोडिक टेबल पे जो होता रहेगा, मतलब पीरियोडिकली कंडक्ट होता रहेगा। जैसा आपका ये होता है ना फॉर्मेटिव, सिमिलर बीच बीच में होता रहेगा टेस्ट, मंथली टेस्ट। ये आपका किसका है, इंट्रिम बेंचमार्क, कि अभी इतना एक्वायर कर लिया, अभी इतना एक्वायर कर लिया, अभी इतना एक्वायर कर लिया। ठीक है, बेंचमार्क्स। नहीं, बेंचमार्क में ये है ना कि जैसे ग्रेड्स वगैरह हो गए, ठीक है, कि आपको इतना करना ही करना है, बेंचमार्क इतना नीडेड है। उसमें आपको वो नीडेड नहीं है ना फॉर्मेटिव में। फॉर्मेटिव इज अबाउट इवेल्युएटिंग, मतलब असेसिंग एंड देन इम्प्रूविंग। इट इज अबाउट बेंचमार्क,
और इंटरिम, हाँ, कि ग्रोथ आपकी कितनी चल रही है आपकी बेंचमार्क के हिसाब से, ठीक है, तो वो आपका इंटरिम बेंचमार्क में आ जाएगा। आगे चलें, तो अब हम बात करते हैं हमारी टर्म्स होती हैं चार, सॉरी, हाँ, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट बाय लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है, ये आपकी अलग अलग टर्म्स हैं। अब इन टर्म्स से हम क्या चीज़ समझते हैं, पहला वर्ड हमारे लिए आता है फॉर लर्निंग। एज वी नो, असेसमेंट फॉर लर्निंग, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डायग्नोस्टिक, है ना, डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, क्योंकि हम लर्निंग के लिए बच्चे का असेसमेंट कर रहे हैं। तो दिस असेसमेंट अप्रोच अकर एट ऑल द स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है, थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस ये होती रहेगी। आगे कैसे कितना बढ़ाना है, पीछे कितना आता था उसी हिसाब से तो हम आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। देन असेसमेंट फॉर लर्निंग हैज बीन यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट विच फोकस ऑन स्टूडेंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट और लर्निंग प्रोसेस टू इंडिकेट द गैप बिटवीन असेस्ड वर्क लेवल एंड द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड हाउ स्टूडेंट नीड्स टू इम्प्रूव, ठीक है, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड हमें कितना चाहिए प्लस बच्चे का जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो कितना है। मैं बोल रही थी ना कि पहले का जब आएगा तभी तो हम आगे पढ़ाएंगे, अब बच्चे को ABCD नहीं आती, मैं उसे कैट बैट नहीं पढ़ा सकती, ठीक है। सो ये आपका किसके लिए होगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, कि लर्निंग के साथ साथ थ्रू आउट द टाइम चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें बात क्या हो रही है, हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूस है, कैसा है ये, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है कि साल में एक बार होगा या दो ट्वाइस होगा, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, थ्रू आउट द टाइम आपका चलता रहेगा, ठीक है। देन हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। प्रिंसिपल देख लें इसका, फर्स्ट वन इज इफेक्टिव प्लानिंग का पार्ट होगा, ठीक है, इफेक्टिव प्लानिंग, जब टीचर टीच करता है तो उससे पहले टीचर नीड्स टू प्लान कि वो कैसे पढ़ाएगा, किस तरीके से पढ़ाएगा, ठीक है। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग के जो आपका होता है, इसमें जो टीचर की जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आप थ्रू आउट द टाइम जब उसे पढ़ा रहे हो, उसे साथ के साथ असेस कर रहे हो, तो आगे तो असेस तभी पढ़ाओगे जब आप क्या करोगे, पीछे का उसने जो बेंचमार्क है वो उसने अचीव कर लिया होगा कि उसे इतना आता है, ABCD डन है, अब हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये इफ़ेक्टिव टीचिंग जो बेसिकली होती है या इफ़ेक्टिव प्लानिंग जो होती है, ठीक है, वो आपका इसका पार्ट होती है, ठीक है, जहाँ पे भी असेसमेंट फॉर लर्निंग है, ठीक है, वहाँ पे आपकी जो टीचिंग मेथड है वो कैसा है, इफेक्टिव है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहा है, फिर बच्चों पे असर देख रहा है, फिर वो आगे पढ़ा रहा है, तो इट मीन्स कि बच्चे को आ रहा है, बीच बीच में उसका असेसमेंट जो है चल रहा है, बच्चा समझ रहा है, अगर लग रहा है कि बच्चा कहीं पे बैक फुट पे है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास जो भी है वो प्रोवाइड कर सकता है, तो वो थ्रू आउट द टाइम चल रहा है, दैट्स वाई इट इज़ मोर इफेक्टिव, ठीक है। देन फोकस ऑन हाउ स्टूडेंट लर्न, स्टूडेंट सेंट्रिक होगा, तभी तो बच्चे को समझ में आ रहा है, साथ के साथ जब स्टूडेंट की अप्रोच से पढ़ाएंगे, अगर टीचर अपनी ही अप्रोच से पढ़ा के चला जा रहा है तो स्टूडेंट को समझ आने के चांसेस हैं, नहीं है। देन इज अ सेंट्रल टू द क्लासरूम प्रैक्टिस, ठीक है, क्लासरूम प्रैक्टिस जो होती है उसमें ये सेंट्रल फिनोमेना के उस पर काम करता है, सबकी यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, so that comes under this only. Then is a key professional skill, ये कोई अनप्रोफेशनल पर्सन नहीं कर सकता, इट इज़ अ प्रोफेशनल स्किल ऑफ अ टीचर टू असेस, ठीक है, देन टू इवेलुएट और उसके बाद आगे चलना, ठीक है, असेस करो, फीडबैक दो, हेल्प करो, फिर आगे चलो, ये एक क्या है, क्या कहते हैं, आपका कोई जो प्रोफेशनल स्किल वाला होगा वही कर सकता है। नॉर्मल टीचर क्या करते हैं, जिसके पास प्रोफेशनल स्किल्स नहीं होगी वो पढ़ाएगा और चला जाएगा, बच्चों को कितना समझ आ रहा है वो उसको बॉदर ही नहीं करेगा। देन सेंसिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, सेंसिटिव किसके लिए, बच्चों की नीड्स के लिए, एज आई टोल्ड बच्चों की नीड्स को देखेगा ना, किसको कैसे समझ में आ रहा है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव क्लियर हो गया। देन फोस्टर्स मोटिवेशन, अब जब बच्चे को टाइम टू टाइम ये चीज़ पता चल रही है दैट मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और ये चीज़ अब मुझे आती है, तब बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होता है करने के लिए, ठीक है। तो असेसमेंट के साथ जब चीज़ें चलती रहेंगी, ठीक है, असेसमेंट करेगा, फिर फीडबैक मिलेगा, उसे सच में अब चीज़ें समझ आ रही हैं, जब बच्चे को चीज़ें समझ आएंगी तभी बच्चा क्या होगा, मोटिवेट होगा उस क्लास को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, वरना बच्चा छोड़ देगा पढ़ाई। तो मोटिवेशन को फॉस्टर करता है, प्रमोट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ गोल्स एंड क्राइटेरिया, क्लियर हो गया, इसमें कुछ बताने को ऐसा है नहीं इसके प्रिंसिपल्स में। देन हेल्प लर्नर टू नो हाउ टू इम्प्रूव, बच्चे को पता चल जाएगा हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं।
सेल्फ असेसमेंट बच्चे में बढ़ जाएगी, बच्चा खुद देखेगा कि भाई पिछले टेस्ट में 2 नंबर थे, अब मैंने टॉपिक क्लियर करके टेस्ट दिया है, मेरे 7 नंबर मार्क्स हैं। तो बच्चे ने खुद देखा कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो बच्चे को अगेन मोटिवेशन भी आएगी और बच्चा सेल्फ असेसमेंट भी सीख रहा है। देन रिकॉग्नाइज ऑल एजुकेशनल अचीवमेंट। इसके अंडर ऐसा नहीं है कि हम मतलब एक सिंगल अचीवमेंट को लेके चलेंगे, इसके अंडर ओवरऑल ग्रोथ की बात होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी। टीचिंग में जो डेवलपमेंट होती है एक बच्चे की नॉलेज को लेके, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की हम इधर बात करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चले। तो नेक्स्ट वन विल बी असेसमेंट लर्निंग साइकिल। अब एक टीचर क्या करता है, पहले करता है प्लान, ठीक है, कि स्ट्रेटेजी क्या है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाएगा। देन टीच, टीच करा, इम्पार्ट करी नॉलेज, समझा दिया। अब मेजर, मेजर करेगा बच्चों को क्या समझ आए। उसके बाद रिफ्लेक्ट, कि मैं इस चीज़ को कैसे ज़्यादा बेटर कर सकता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्ट करेगा अपने स्किल्स पे, या बच्चों को कितना आता है, मेरा कहाँ बैकफुट रहेगा, कितना इन्हें और सिखाना है। तो द टीचर विल रिफ्लेक्ट, देन इम्प्रूव, अगेन टीच, मेजर, रिफ्लेक्ट, इम्प्रूव। नई साइकिल जब आएगी तो अगेन प्लान, टीच, मेजर, रिफ्लेक्ट, ठीक है। सो ये जो साइकिल है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए जो इसमें दिखाई गई है, ये साइकिल आपकी थ्रू आउट द टाइम किसी भी असेसमेंट में या किसी भी लर्निंग में चलती है, ठीक है। बेसिकली तो असेसमेंट में ही ज़्यादा चलती है, स्पेसिफिकली जो फॉर्मेटिव होता है, इवेल्युएशन में तो मतलब ही नहीं है ना इसका, समेटिव में तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। देन अब हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग। जहाँ हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। अब AOL जिसको हम बोलेंगे, एज द नेम इंडिकेट, यहाँ पे हम असेसमेंट किसका कर रहे हैं, लर्निंग का। तो पहले लर्निंग होगी, उसमें साथ साथ थी, हाँ, इसको हम सबमिटिव भी बोल सकते हैं। सबमिटिव कब होता, सबमिटिव कब होता है, आफ्टर द लर्निंग। सबमिटिव इवैल्यूएशन तभी होता है ना जब क्लास खत्म हो जाती है, एंड के आपके एग्जाम होते हैं, तो वो कब होती है, आफ्टर द लर्निंग। ये क्लास आपकी खत्म हो चुकी है, अब क्या होता है, सबमिटिव आपकी वैल्यूएशन होती है, जो आपके मार्क्स वगैरह मिलते हैं, जो आपका रिपोर्ट कार्ड, ग्रेडिंग, ठीक है, प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो भी आपकी आती है वो किस में आती है, आपकी सबमिटिव में आती है, ठीक है। सो वो क्या होता है, वो बेसिकली आपका होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। क्या होता है वो, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। टेक प्लेस आफ्टर द लर्निंग हैज अकर्ड, पहले लर्निंग होगी, फिर असेसमेंट होगा। देन एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग एट अ पर्टिकुलर की पॉइंट्स इन टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर की पॉइंट्स। 10th क्लास के बच्चे को कितना आना चाहिए, 8th क्लास के बच्चे को कितना आना चाहिए, 9th क्लास के बच्चे को कितना आना चाहिए, पर्टिकुलर की पॉइंट ऑफ अ टाइम। ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूस चल रहा है, इट इज एट अ की पॉइंट ऑफ द टाइम। हर मार्च में आपके पेपर होंगे, उसमें आपको पता चलेगा। देन नोन एज द समेटिव असेसमेंट, assessment of learning helps to summarize what pupil knows, understand or can do against the relevant year level achievement standard for a different learning areas in order to report achievement and progress, ठीक है। क्या उसकी अचीवमेंट रही है स्टैंडर्ड एरियाज के हिसाब से, जो मतलब जो भी उनका जो स्टैंडर्ड एक क्राइटेरिया होता है, एज आई टोल्ड कि 10th वाले बच्चे का कितना है, 9th वाले बच्चे का कितना है, उसके रिगार्डिंग उसकी क्या प्रोग्रेस रही है, ठीक है। वो आपका किस में आएगा, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। क्लियर हो गया? आगे चले। इट इज़ बेसिकली जो आपकी रिपोर्ट कार्ड्स आती हैं, प्रोग्रेसिव रिपोर्ट, उसमें सब कुछ नहीं लिखा रहता, मैथ्स, इंग्लिश, फिर डांस के मार्क्स, एक्स्ट्रा करिकुलर के मार्क्स, पीटी के, अटेंडेंस के, सब कुछ उसमें होता है। तो वो आपका बेसिकली क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, जो लर्निंग हो चुकी है उसके बाद हमने की है। देन हम बात करेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एज लर्निंग, सॉरी। अब एज लर्निंग, ग्रुप स्टडीज, ठीक है। ग्रुप स्टडीज में क्या होता है, इज बेसिकली असेसमेंट एज लर्निंग, ठीक है। अब ग्रुप स्टडीज में क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, आपस में ही दिल डिस्कस, दिल असेस देयर प्रोग्रेस, वो डिस्कशन वगैरह जो करते हैं, वो आपका आता है असेसमेंट एज लर्निंग में। अब देखो, रेगुलर पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट, रेगुलर चैलेंजिंग प्रैक्टिस अलाउिंग स्टूडेंट्स टू क्वेश्चन देयर ओन लर्निंग एंड क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर टेकिंग चांसेस एंड रिस्किंग बीइंग रोंग आर प्रमोटेड,
अब इसमें एक दिक्कत है, ड्रॉबैक है क्या, 4 लोग उधर बैठे हुए हैं, चारों लोगों में से किसी को भी सच का नहीं पता, तो चांसेस है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैलेगी। क्योंकि इसमें दिक्कत क्या है कि सब सिमिलर एज ग्रुप से हैं, तो सबका नॉलेज लेवल समहाउ आपका क्या होगा, एवरेज ही होगा। आपस में एक आधा ही ऐसा होगा जो बिल्कुल अबाउट एवरेज होगा, और शायद उसकी कोई सुने भी ना। तो इसमें दिक्कत यही है, रॉन्ग लर्निंग कैन बी प्रमोटेड, गलत चीजें भी सीखी जा सकती हैं, इवन दो द डिस्कशन इज हेल्दी फॉर द सेल्फ एस्टीम एंड ऑल, बट गलत चीज़ें भी सीखी जा सकती है। तो बेसिकली जो पीयर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो ग्रुप साथ में मिल के जो आपस में क्वेश्चन आंसर और ये सब करते हैं, वो आपका इसके अंडर आता है। देन असेसमेंट रेगुलर एंड चैलेंजिंग प्रैक्टिस अलाउिंग स्टूडेंट टू क्वेश्चन देयर ऑन लर्निंग एंड क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट वेयर टेकिंग चांस, ये तो मैंने बता दिया। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्रिएट रिफ्लेक्टिव स्टूडेंट्स एंड एजेंसी टू डिसाइड ऑन देयर नेक्स्ट लर्निंग स्टेप। अब यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आपके खुद ही डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या पढ़ना है। ग्रुप्स में क्या होता है, ग्रुप स्टडीज़ में क्या करते हैं, हम अपना अपना सब्जेक्ट या तो डिवाइड कर लेते हैं, हम अपनी अपनी यूनिट्स डिवाइड कर लेते हैं, या हमें आगे इसके बाद क्या पढ़ना है वो सब बच्चे खुद ही देखते हैं। इट्स ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, यहाँ पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है असेसमेंट एज लर्निंग में। बेसिकली जो स्टडी ग्रुप्स और ये सब बनते हैं वो आपका किस में आता है, असेसमेंट एज लर्निंग में। देन असेसमेंट इन लर्निंग, देखा है बुक्स के बीच में कहीं कहीं पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं, ये होते हैं असेसमेंट इन लर्निंग। लर्न कर रहे हो, लर्न के बीच बीच में कोई ना कोई पैराग्राफ आ जाएगा, कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपको मिल जाएगा, कोई ट्रू फॉल्स मिल जाएगा, वो आपका किसका है, असेसमेंट विद लर्निंग बेसिकली। ठीक है, असेसमेंट इज डन वाइल लर्निंग बाय स्मॉल ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज, छोटी छोटी ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज होती है, मेक सेंटेंसेज, ये सारी, ये आपका किस में आ जाता है, असेसमेंट इन लर्निंग। चारों वर्ड क्लियर हुए, कौन से थे, असेसमेंट इन लर्निंग, हम्म 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 और असेसमेंट कितने टाइप का हुआ, वो समझ आया कि असेसमेंट कैसा है, वेल डायग्नोस्टिक कैसा होता है, क्राइटेरियन, नॉर्म रेफरेंस्ड, बेंचमार्क वाला, इंटरिम बेंचमार्क, हाँ ठीक। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। टिल देन वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई टॉपिक आपको ऐसा चाहिए हो जिस पे आप चाहते हो कि वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट ऑन इट, विल ट्राई टू डू दैट। ठीक है, टिल देन मी अंजलि कौशिक,